मेरी फुप्पो बहुत अमीर थीं। उन्होंने बहुत से उम्रे और हज किए हुए थे। अब वो हर महीने अपने पैसों से मोहल्ले की एक खातून को उम्रे पर भेजती। पूरा मोहल्ला मेरी फुप्पो को झोलियां उठा उठा कर दुआएं देता था। मोहल्ले के हर घर में मेरी फुप्पो के चर्चे थे। हर कोई उनकी तारीफ करता। वो बड़ी नेक और दीनदार औरत थीं। इसी वजह से मुझे भी अपनी फुप्पो से बहुत मोहब्बत थी। मेरी फुप्पो मेरे अम्मा और अब्बा को भी उम्रे पर भेजना चाहती थीं, मगर मेरे अब्बा ने इनकार कर दिया था। बल्कि वो तो अपनी बहन से नफरत करते थे। अब्बा क्या, बल्कि पूरे खानदान वाले ही मेरी फुप्पो से नफरत करते थे। मेरी फुप्पो का नाम परवीन था। वो हर वक्त हिजाब करके रहती थी। अगर फुप्पो खानदान की किसी महफिल में चली जाती तो सारे खानदान वाले मुंह छुपा छुपा कर एक दूसरे से बातें करने लगते थे। हर महफिल में उनके खिलाफ बातें होती थीं। कोई भी दिल से उनकी इज्जत नहीं करता था। अगर किसी की फौतगी हो जाती तो वो सबसे पहले वहां पर मौजूद होती थीं। इसीलिए मुझे मेरी फुप्पो बहुत अच्छी लगती थीं। वो हमेशा मुझे अच्छी अच्छी बातें सुनाया करती थीं। उनकी एक बेटी भी थी जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसके साथ मेरी काफी दोस्ती भी थी। इसीलिए मुझे तो उनका घर बहुत अच्छा लगता था। जब मैंने एफए किया तो मेरी माँ पूरे खानदान में बांटने के लिए मिठाई के डब्बे तैयार करवा रही थीं और मेरे बाबा उन पर नाम लिख रहे थे, लेकिन वो लोग मेरी फुप्पो का नाम लिखना ही भूल गए थे। मैंने कहा कि फुप्पो के घर मिठाई नहीं भेजेंगे, वो तो इसी मोहल्ले में ही रहती हैं, उनके घर तो हमें खुद मिठाई लेकर जाना चाहिए। माँ ने कहा, उसका तो मैं भूल ही गई थी, चलो लिख देती हूँ। अब जब सबको ही मिठाई भेज रहे हैं तो फिर उसको भी भेज देंगे। मेरी माँ के लहजे में बड़ी ही बेजारी थी और मेरे बाबा भी कुछ खास खुश नजर नहीं आ रहे थे। मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग उनके साथ इस तरह का रवैया क्यों रखते हैं। मैंने एक डब्बा उठाया और मैंने कहा कि मैं खुद ही फुप्पो को दे आती हूँ। उन्होंने कहा कि तुझे जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि नहीं, मैं खुद जाऊंगी। जब मैं फुप्पो के घर गई तो वो मुझे हमेशा प्यार से ही बुलाती थी। कहती थी, मेरी शहजादी शुमाइला आ गई। लेकिन ये क्या बेटा, इतना छोटा सा दुपट्टा लेकर आई हो। मैंने कहा कि मैं जल्दी जल्दी में बस ऐसे ही आ गई हूँ। उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं बेटा, तुम लंबी सी चादर ओढ़ कर आया करो। अब तुम जवान हो गई हो, बेशक एक गली से दूसरी गली में ही जाना क्यों ना हो, किसी मर्द की नजर पड़ जाए तो अच्छा नहीं होता। मुझे उनका ये बात समझाना बहुत अच्छा लगता था। मैं उनको बताने लगी कि मैंने कितने अच्छे नंबर लिए हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही मेरे बाबा का फोन आ गया। मेरी फुप्पो ने कहा कि शुमाइला मेरे साथ बैठी है। बाबा की आवाज फोन से बाहर आ रही थी। वो बस एक ही बात कर रहे थे, इसको वापस भेज दो, हमें कोई काम है। मैंने कहा कि मैंने अभी नहीं जाना। मैंने उनको इशारे से कहा था। फुप्पो ने कहा कि बेचारी को चाय तो पीने दो, लेकिन मेरे बाबा बार बार कह रहे थे कि चाय बाद में पी लेगी, इसको जल्दी भेज दो। मैं तो हैरान थी कि मेरे बाबा मुझे इस घर में 5 मिनट भी नहीं छोड़ते थे। खैर, मेरी फुप्पो ने चाय बनवा ली और मुझे पास होने की खुशी में 5,000 रुपए दिए। जब मैं वापस आई तो मेरे मामा और बाबा ने मुझे डांटना शुरू कर दिया। मैंने पैसों का बताया तो मेरी अम्मी ने मेरे हाथ से वो 5,000 रुपए छीन लिए और कहा कि कोई जरूरत नहीं इन पैसों से घर में कोई चीज लाने की। उन्होंने वो पैसे वहीं पर खड़े खड़े नौकरानी को दे दिए। मुझे पूरे खानदान में से किसी ने भी इतने पैसे नहीं दिए थे और आप लोगों ने मेरे पैसे नौकरानी को दे दिए। मेरे बाबा ने मेरी हथेली पर 2,000 रुपए रख दिए और कहा कि इनसे शॉपिंग कर लेना। अब कहाँ 5,000 और कहाँ 2,000। मैं तो बहुत ज्यादा उदास हो गई थी। मुझे उनको बताना ही नहीं चाहिए था, मगर मैंने इसीलिए बताया था कि उनके दिल में फुप्पो के लिए थोड़ी सी इज्जत बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरी माँ भी वहाँ से चली गई और बाबा काम पर चले गए। मेरे बाबा ने कहा कि इसको बार बार परवीन के घर नहीं जाने दिया करो। मैंने अपनी अम्मी से पूछा, ये क्या बात हुई, आप ऐसे क्यों करते हैं? मेरी माँ ने कहा, तुम खुद नहीं सोच सकती कि वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाती है। मैंने कहा कि इसमें सोचने की क्या बात है। वो सरकारी स्कूल में टीचर थीं, उनकी पेंशन आती है और फिर उनकी मार्केट में अपनी दुकानें हैं जिनका किराया अच्छा खासा बनता है। वो भी तो फुप्पो के पास ही आता है। अगर उन्होंने मुझे 5,000 रुपए दे दिए
तो आप इसका क्या मतलब निकाल रही हैं? मेरी अम्मी का कहना था कि ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है और आइंदा इस तरह की कोई हरकत ना करना। अपने घर में आराम से बैठो। अगले दिन अम्मी घर पर नहीं थी, वो बाजार गई हुई थी। जब मेरे घर में फुफ्फो आई और मुझे एक शापर पकड़ा दिया। उन्होंने कहा कि मैंने मोहल्ले की एक खातून को उम्रा करने के लिए भेजा था और वहाँ से तुम्हारे लिए ये खजूरें और जाए नमाज ले आई है। मैं तो बहुत खुश हुई और अब तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं ये चीजें अम्मी को नहीं दिखाऊंगी। मैंने वो चीजें छुपा दी। फुफ्फो बैठी थी कि मेरी अम्मी आ गई। उन्होंने ठीक से सलाम भी नहीं किया और पूछा कि कैसे आना हुआ। तब मैंने उनको इशारा किया कि आप नहीं बताइएगा। मेरी फुफ्फो ने कहा कि बस ऐसे ही मिलने चली आई थी। रात होते ही अम्मी ने फिर से अदालत लगा दी। मुझसे पूछा कि वो क्यों आई थी और मेरे बाबा ने भी मुझे डांटना शुरू कर दिया। बिल आखिर मैंने उनको वो चीजें दिखा दी जो फुफ्फो मुझे दे गई थी और कहा कि मुझे लगा कि आप लोग ये चीजें भी किसी को दे देंगे। मेरी अम्मी ने कहा कि देखा, अब आपकी बहन की वजह से ये हमसे झूठ बोलने लगी है, कल को धोखा देगी और परसों घर से। अचानक मेरी अम्मी की जुबान रुक गई थी। वो यही कहना चाहती थी कि मैं घर से भाग जाऊंगी। ऐसी भी क्या बात हो गई। खैर, मेरे बाबा ने मुझे कहा कि ये चीजें तुम रख लो, लेकिन अगर आइंदा इस तरह तुमने झूठ बोला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। फुफ्फो की बेटी की मंगनी तय हो गई थी और मंगनी वाले दिन हम लोग वहां पर गए थे। मैंने तो अपनी कजन से कहा कि मैं रात को यहीं पे रुकना चाहती हूँ। उसने कहा कि हाँ ठीक है। उसकी कुछ और रिश्तेदार भी आई हुई थी जो उसके बाबा के घर से थी। उन्होंने कहा कि हम लोग सारे मिलकर खूब हंसी मजाक करेंगे। मैंने अपनी अम्मी से कहा कि मैं आज रात को यहाँ पर रह जाऊं, तो उन्होंने फौरन इनकार कर दिया। बाबा से कहा कि कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा था कि 2-3 घंटे बाद आ जाऊंगी, लेकिन मेरे बाबा ने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, जितना तुम्हें कहा है उतना ही किया करो। मैं तो उनकी नफरत से तंग आ गई थी। 2-4 दिन इसी तरह गुजर गए तो फुफ्फो एक दिन फिर से हमारे घर आई। वो मेरे लिए एक सूट लेकर आई थी। मेरी अम्मी ने कहा कि ये किस खुशी में दे रही हो, तो उन्होंने कहा कि मैं बाजार गई थी, अपनी बेटी के लिए भी जोड़ा लिया तो शुमाइला के लिए भी ले लिया। मेरी अम्मी ने कहा कि मेरी बेटी पर ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। मेरी फुफ्फो का कहना था कि बेटियों के लिए तो इंसान को अपने आप को बेचकर भी कुछ लेना पड़े तो इंसान जरूर ले लेता है। मेरी माँ ने इस बात पर कहा कि हाँ हाँ, खुद को बेचकर तो लोग वाकई बहुत कुछ ले लेते हैं। एकदम फुफ्फो के चेहरे की मुस्कुराहट उड़ गई थी, क्योंकि अम्मी ने निहायत ही तंजिया बात की थी। मुझे समझ नहीं आई कि अम्मी ने मेरी फुफ्फो को इतना बड़ा ताना क्यों दिया था। इस बात पर फुफ्फो ने कोई जवाब ना दिया और कहा, शुमाइला अब मैं चलती हूँ, तुम ये सूट सिलवा लेना। कुछ दिन के बाद मैंने अपनी बेटी के ससुराल वालों की दावत रखी है। उस दिन मैं तुम लोगों को भी दावत पर बुलाऊंगी, तुम भी आ जाना। शुमाइला, तुम यही सूट पहनकर बहुत अच्छे से तैयार होकर आना। मेरी माँ ने कहा कि ये क्यों अच्छे से तैयार होकर आएगी, तुम अपनी बेटी को अच्छे से तैयार करना। मेरी माँ को मेरी फुफ्फो की हर बात से मसला होता था। मेरी फुफ्फो की आंखों में बिलाखिर आंसू आ ही गए और मैं खुद भी हैरान रह गई कि वो आंसू छुपाते हुए वहां से चली गई। जब कोई रोता है तो सामने वाले को पता चल जाता है। कुछ लोग जानबूझकर नजरअंदाज कर दें तो ये अलग बात है, लेकिन मुझे फौरन ये पता चल गया था कि वो इस घर से रोकर ही निकली थी। और अजीब बात ये थी कि जितनी नफरत मेरी माँ को मेरी फुफ्फो से थी वो तो जायज थी। भाभी और नंद में इस तरह की लड़ाई झगड़े और नफरत होती रहती है, लेकिन मैं इस बात से हैरान थी कि मेरे बाबा को भी मेरी फुफ्फो से नफरत थी, जबकि वो उनकी छोटी बहन थी। रात को फिर अम्मी और बाबा आपस में कोई बात कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद बाबा ने फुफ्फो को कॉल मिला दी। मेरे बाबा उनको कह रहे थे कि देखो परवीन, तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ ना करो, वो बहुत मासूम है, तुम्हारी असलियत नहीं जानती और तुमसे मोहब्बत करती है। कल को उसका दिल टूट गया तो क्या सोचेगी। बाबा क्यों इस तरह की बातें कर रहे थे। मेरी फुफ्फो आखिर मेरे साथ क्या कर रही थी। मेरे बाबा ने मजीद कहा कि आइंदा तुम खुद ही इससे दूर रहना। अभी इसको सारी कहानी का पता नहीं है, लेकिन तुम्हें तो पूरी बात का पता है।
वो हमें तंग करती है। मुझे इसका तुम्हारे घर आना, तुम्हारे साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आज मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, नहीं तो इसके बाद मुझे कोई और तरीका अपनाना होगा। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। मुझे शायद किसी और से पूछना चाहिए था, लेकिन मुझे ये बात कौन बता सकता था। मेरी एक खाला थी जो फुफ्फो के साथ ही कॉलेज में पढ़ा करती थी। खाला और फुफ्फो की आपस में बहुत दोस्ती थी, लेकिन मेरी ये खाला भी अब मेरी फुफ्फो से ज्यादा मेल मिलाप नहीं रखती थी। लेकिन उनकी पहले आपस में बहुत दोस्ती थी। अब मेरी खाला ही मुझे बता सकती थी कि मेरी फुफ्फो को सारे खानदान में इतना बुरा क्यों समझा जाता था। एक रोज मैं उनके घर चली गई और उनसे सारी बात पूछने लगी। उन्होंने फुफ्फो के बारे में मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे जिस्म से जान निकल गई। मैं बिना कुछ कहे ही वहाँ से वापस आ गई। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया। मैं अगले ही दिन फुफ्फो के घर चली गई, जबकि मेरे बाबा ने मुझे मना किया हुआ था। जिस दिन से मेरे बाबा ने उनको फोन पर मना किया था, वो मुझसे कोई भी बात नहीं कर रही थी। मेरे साथ उन्होंने सारे राब्ते खत्म कर दिए थे। जब मैं उनके घर में दाखिल हुई, शाम का वक्त था। मेरे बाबा मुझे शाम को जाने से मना करते थे, लेकिन मैंने बाबा के साथ जिद लगाई थी। मैंने फुफ्फो को कहा कि आप मेरे आने से खुश नहीं हुई। उन्होंने कहा कि तुम्हारे बाप ने मना किया था। मैंने कहा मुझे पता है, इसलिए तो मैं आपसे मिलने आई हूँ। उन्होंने कहा कि बेटियां बाप के साथ जिद नहीं लगाती। मैंने कहा कि नहीं, इस मौजू पर तो मैं जरूर जिद लगाऊंगी और यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं भी उनके घर में सुकून से बैठ गई। मेरी कजन भी हैरान हो रही थी। मेरी फुफ्फो ने बहुत अच्छी खीर बनाई थी। उन्होंने कहा कि खीर खा लो फिर चली जाना। मैंने कहा कि खीर खाऊंगी लेकिन जाऊंगी नहीं। उन्होंने कहा अच्छा बाबा, तुमसे जिद कौन लगाए, मैं तुम्हारे लिए खीर लेकर आती हूँ। वो मेरे लिए खीर लेकर आई और जब मैंने खीर खाई थी, ना जाने क्यों मुझे अजीब सी नींद आ रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे चक्कर से आ रहे हैं और मैं बेहोश हो जाऊंगी। जब अगले ही पल वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि मेरे होश उड़ गए। उसके बाद क्या हुआ मुझे ठीक से याद तो नहीं, लेकिन रात हुई तो घर में शोर मचा हुआ था। मेरे बाबा, मेरे चाचू, मेरे अंकल और खानदान के कुछ बड़े वहां पर मौजूद थे। उन्होंने शोर डाला हुआ था। कोई मेरी फुफ्फो की बात का यकीन नहीं कर रहा था। बाहर पुलिस भी आई हुई थी, जिसको मेरे बाबा बयान दे रहे थे। मुझे समझ नहीं आई कि क्या हुआ है। मैं काफी हैरान थी। मैं तो खीर खा के सुकून से सो गई थी। सब लोग मेरी फुफ्फो पर इल्जाम लगा रहे थे। जब मैंने अपने बाबा की जुबान से ये लफ्ज सुना कि तुमने मेरी बेटी को जानबूझकर बेहोश किया है क्योंकि तुम मेरी बेटी को किसी के हाथों बेच देना चाहती थी, मैं हैरान रह गई। मैंने बाबा को फौरन कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो सुकून से सो रही थी, कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल जब हम लोग वहाँ पर बैठे थे तो अचानक से घर में चोर घुस आए थे। वो लोग डाकू थे और घर से सोना और कीमती चीजें चोरी करना चाहते थे। फुफ्फो ने मुझे और अपनी बेटी को बचाने के लिए कमरे में बंद कर दिया और उन लोगों को अपना सारा सोना और कीमती चीजें देकर उस घर से भेज दिया। इसलिए पुलिस भी आई थी और वो लोग भी पकड़े गए तो वो भी यही कहानी सुना रहे थे और फुफ्फो भी यही सब कुछ कह रही थी। लेकिन फिर भी कोई उनकी बात को नहीं मान रहा था क्योंकि मेरी फुफ्फो की कहानी ही कुछ इस तरह की थी। जब वो बहुत ज्यादा कम उम्र थी तो मेरे दादा ने उनकी शादी करवा दी, लेकिन जिस आदमी से उनकी शादी हुई वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था। उसका ताल्लुक ऐसे लोगों से था जो बुरे काम किया करते थे। मेरी फुफ्फो शादी के बाद चुप चुप रहती थी, किसी से कोई बात नहीं करती थी। ऐसा लगता था कि कोई बात है जो वो किसी को बताना चाहती हो। वो बहुत ज्यादा बीमार रहा करती थी और उन्होंने 2 दफा अपना हमल भी जाया करवा दिया था। सब लोगों का कहना था कि ये मां नहीं बनना चाहती, इसीलिए इसने ये सब कुछ किया है। लेकिन फुफ्फो बार बार सबको यही कहती थी कि मैं अपनी औलाद को अपनी खुशी से जाया नहीं करवा रही, बल्कि मेरे साथ कोई मसला है वो किसी को बता भी नहीं सकती थी। जब फुफ्फो का शोहर एक एक्सीडेंट में इस दुनिया से चला गया तब फुफ्फो ने सबको हकीकत बताई कि उनका शोहर उनसे गलत काम करवाता था। उनके घर में मुख्तलिफ किस्म के लोग आया करते थे, लेकिन दरअसल बात ये थी कि उनसे ये काम उनका अपना शोहर ही करवाता था और वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था।
وہ اپنے بزنس پارٹنر کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے کام کروایا کرتا تھا اور پھپھو کو استعمال کرتا تھا کیونکہ وہ بہت کم عمر تھی، ان کو کسی بات کا پتہ نہیں تھا، لیکن جب خاندان میں ایک بار بات نکل جاتی ہے تو پھر وہ آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ سب لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ پھپھو کا شوہر مر گیا ہے اور پھپھو اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنے مرے ہوئے شوہر پر الزام لگا رہی ہیں، جبکہ وہ یہ سب کچھ اپنی مرضی سے کرتی رہی ہیں۔ لیکن میری خالہ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ بے قصور ہے، مگر میرے ابا کے ساتھ ساتھ پورے خاندان والے پھپھو کو اچھا نہیں جانتے تھے، سب انہیں ایک بری عورت کہتے تھے، اور وہ جو حمل میری پھپھو نے ضائع کروا دیے تھے وہ ان کے شوہر کی اولاد ہی نہیں تھی، اس لیے ان کو مجبوری میں یہ سب کچھ کروانا پڑا تھا۔ ان کی بیٹی ماریا ان کے اپنے شوہر کی اولاد تھی۔ میری پھپھو نے تو اتنا بڑا ظلم برداشت کیا تھا، ایسے انسان سے ان کی شادی ہو گئی تھی جس نے خود ہی ان کی عزت کو نیلام کرنا شروع کر دیا تھا، تو ایسی حالت میں وہ کیا کرتی؟ جب ان کی شادی ہوئی تو وہ صرف 16 سال کی تھیں۔ ایک 16 سال کی لڑکی کے دماغ میں کوئی ایسی بڑی بات آ ہی نہیں سکتی۔ وہ چپ چاپ اپنے شوہر کے ڈرانے سے یہ سارا ظلم برداشت کرتی رہیں۔ اس کے بعد جب ان کا شوہر اس دنیا سے چلا گیا تو انہوں نے اپنی پڑھائی پوری کی، وہ ٹیچر بنی، انہوں نے کئی عمرے اور حج کیے اور اپنی کمائی سے جائیداد بنائی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ چکی تھی اور اسی لیے پورا دن اس کی عبادت میں لگی رہتی تھی۔ بہت سے غریب لوگوں کو عمرہ بھی کروا چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیتا ہے لیکن انسان معاف نہیں کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ سب لوگ ان کو برا سمجھا کرتے تھے، غلط سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ابھی بھی اس طرح کا کوئی کام کرتی ہیں اور ان کے گھر میں بھی اسی طرح کے لوگ آتے ہیں۔ تبھی تو میری ماں نے مجھے ان کے دیے ہوئے پیسے نہیں رکھنے دیے، مجھے ان کے گھر میں جانے نہیں دیتے تھے، رات کو وہاں پر رہنے بھی نہیں دیا کرتے تھے۔ سارے خاندان والے ان کو ہی برا سمجھا کرتے تھے، لیکن اگر وہ اتنی ہی بری ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو 3 سے 4 دفعہ اپنا گھر دیکھنے کے لیے نہیں بلاتے۔ ان کے گھر میں سب کچھ تھا اور آج بھی جب چور ڈاکو ان کا پیسہ لوٹ کر لے گئے تو وہ فوراً ہی پکڑے گئے اور ان کی ساری محنت کی کمائی واپس آ گئی تھی۔ لیکن یہ بات ابھی سارا خاندان سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ میری پھپھو نے جان بوجھ کر مجھے اپنے گھر بلایا، اور جو لوگ گھر آئے تھے وہ چور ڈاکو نہیں تھے بلکہ خریدار تھے۔ پھپھو رو رہی تھی، انہوں نے تو میری اور اپنی بیٹی کی عزت بچانے کے لیے اپنی جمع پونجی نکال کر رکھ دی تھی اور ہماری عزت بچائی تھی، اور جو کھیر میں کھا کر بے ہوش ہو گئی تھی اس کے بارے میں میرے چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ میرا بلڈ پریشر اچانک سے لو ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے لو بلڈ پریشر کا مسئلہ پہلے بھی تھا، یہ تو میرے سارے خاندان کو پتا تھا، لیکن کوئی بھی اس بات کو ابھی بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پولیس نے بھی سارا کچھ واضح کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ ڈاکو تو عادی مجرم ہیں، آج کل اس محلے میں آئے ہوئے ہیں، 2-3 گھروں میں انہوں نے چوری بھی کی ہے۔ خیر پولیس کی اس گواہی کے بعد تقریباً خاندان والوں کے منہ بند ہو گئے تھے۔ میرے ماں باپ مجھے لے کر اپنے گھر آ گئے تھے اور مجھے کہا کہ اب تم دوبارہ وہاں کبھی نہیں جاؤ گی۔ میں نے آتے وقت آنسو بہاتی ہوئی پھپھو کو دیکھا اور سوچ میں پڑ گئی کہ کیا ایک عورت کا گناہ کبھی معاف نہیں کیا جاتا ہے؟ کیا ایک عورت اگر گناہ کر دے تو اس کے لیے معاشرہ اسے زندگی بھر معاف نہیں کرتا؟ اور یہاں پر تو پھپھو نے گناہ بھی نہیں کیا تھا، انہوں نے تو صرف ظلم برداشت کیا تھا، لیکن یہی ان کے لیے گناہ بن گیا۔ وہ اتنی خوددار تھیں کہ جب ان کا شوہر اس دنیا سے گیا تو پھپھو نے ان کی جائیداد میں سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا تھا۔ خاندان والے چاہے جو بھی کہیں، مجھے یقین ہے کہ میری پھپھو ایک اچھی انسان ہے، تبھی تو ان کے ساتھ کبھی بھی کچھ برا نہیں ہوتا۔ ان کی بیٹی کی شادی بھی بہت اچھے خاندان میں ہوئی، اتنے اچھے خاندان میں تو پورے خاندان والوں میں سے کسی کی لڑکی کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ کبھی کبھی برا انسان نہیں ہوتا بلکہ اس کے حالات برے ہوتے ہیں۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن میرے بابا اچانک سے بہت بیمار ہو گئے۔ بابا کی ساری جمع پونجی ان پر لگ گئی مگر انہیں آرام نہ آیا۔ خاندان والوں نے بھی ہمیں اکیلا چھوڑ دیا۔ اس کڑے وقت میں پھپھو نے ہمارا ساتھ دیا۔ پھپھو نے ابو کا ایک بڑے اور مہنگے ہسپتال سے علاج کروایا۔ 1 ماہ کے علاج کے بعد ابو بالکل ٹھیک ہو گئے تھے۔ ابو دل ہی دل میں شرمندہ تھے کہ انہوں نے اپنی بہن کے ساتھ کیا کیا، لیکن پھپھو نے انہیں آج تک اس بات کا بھی تانا نہیں دیا۔ وہ کہتی ہیں کوئی بات نہیں،
कोई किसी के बारे में क्या सोचता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। अब हमारा ही घर है जहाँ पर फुफ्फू का आना जाना होता है और हम भी उनके घर आते जाते हैं, उनका ख्याल रखते हैं और बाकी के खानदान वाले अभी भी बातें करते हैं। मैं उनके लिए हमेशा दुआ करती हूँ कि उनकी जिंदगी में मजीद कुछ बुरा ना हो और सब लोगों के दिल मेरी फुफ्फो के लिए साफ हो जाएं।